अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि रिस्पायरेशन क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जिस्म के हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी में जाती है। वो ऑक्सीजन फेफड़ों से खून लेता है और खून जब पूरे जिस्म में गर्दिश करता है, सर्कुलेशन करता है, तो वो ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंच जाती है। फिर जब वो सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है, सेल ऑक्सीजन की मौजूदगी में खुराक की तोड़ फोड़ करता है। तो खुराक को तोड़ फोड़ के एटीपी पैदा करता है, साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि सेल क्या करता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की मौजूदगी में खुराक की तोड़ फोड़ करता है। खुराक क्या होती है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में तब्दील हो चुकी होती है। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसकी तोड़ फोड़ करके क्या पैदा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और ये एनर्जी एटीपी की शक्ल में होती है। ये सारा जो रिस्पायरेशन का रिएक्शन होता है, ये एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, एंजाइम की मौजूदगी में होता है। एंजाइम एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करते होते हैं। एंजाइम्स जो हैं वर्क एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन को तेज कर देता है, विच स्पीड्स अप अ रिएक्शन। यानी कि क्या होता है कि सबसे पहले हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के ज़रिए जिस्म के हर हिस्से तक पहुंच जाती है, हर सेल तक। फिर हमारे सेल क्या करते हैं कि खुराक की तोड़ फोड़ करते हैं उस ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी पैदा करते हैं। ये एनर्जी एटीपी की शक्ल में होती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह के ज़रिए वापस बाहर निकल जाती है। और ये जो रिस्पायरेशन का काम है, सारा प्रोसेस हो रहा होता है, ये एंजाइम की मौजूदगी में हो रहा होता है। और एंजाइम क्या होते हैं, ये कैटलिस्ट होते हैं। और कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन को स्पीड्स अप, यानी कि उसकी रफ्तार तेज़ कर देता है। अब इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास। टाइप्स, इसकी दो टाइप्स हैं। एक है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरी एनारोबिक। टू टाइप्स। पहली कौन सी है? एरोबिक रिस्पायरेशन। जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही होती है कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की तोड़ फोड़ करते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी हासिल करते हैं। इट अकर्स, ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि क्या होता है, वही ऊपर वाला फार्मूला हम दोबारा लिखेंगे कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी हासिल हो जाती है। और ये एनर्जी एटीपी की शक्ल में होती है। और ये प्रोसेस हमारे सेल्स में एक ऑर्गेनेली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली, जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारा रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। इसी वजह से हम जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी पैदा करता है सेल के लिए। दूसरी टाइप है इसकी एनारोबिक रिस्पायरेशन, जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती हो। रिस्पायरेशन, ये इसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रही होती, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पायरेशन तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यीस्ट की।
इजी यीस्ट। यीस्ट क्या होता है? अगर इसे ऑक्सीजन मिले तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन करता है, और अगर इसे ऑक्सीजन ना मिले तो ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन करता है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनएरोबिक रिस्पायरेशन। यानी कि अगर यीस्ट को ऑक्सीजन मिल गई है तो फिर तो इसने एरोबिक रिस्पायरेशन कर ली है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ा है। लेकिन अगर इसे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में एनएरोबिक रिस्पायरेशन करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसके प्रोडक्ट क्या हासिल होते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी था, लेकिन जब एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो रही है जिसमें ऑक्सीजन नहीं यूज़ हो रही तो फिर उसके प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। तब अल्कोहल यानी कि इथानॉल, ये अल्कोहल की एक फॉर्म है, अल्कोहल की एक टाइप है। इथानॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी हासिल होगी। और क्योंकि इस प्रोसेस में इथानॉल यानी कि हमें अल्कोहल मिल रही है, ये अल्कोहल की एक टाइप है इथानॉल, तो इस प्रोसेस को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहेंगे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस की ब्रेकडाउन किसी बैक्टीरिया या किसी और ऑर्गेनिज्म के ज़रिए। ब्रेकडाउन ऑफ a substance by bacteria or any other organism। इसकी दूसरी एग्जांपल में हमारे मसल्स आ जाते हैं कि जैसा कि हम काम कर रहे होते हैं, सख्त एक्सरसाइज कभी कभी हम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा काम, तो उसमें हमारा सांस फूलने लग जाता है। तो जब हमारा सांस तेज़ तेज़ चलता है तो हमें उतनी ऑक्सीजन हमारे जिस्म में नहीं जा रही होती जितनी हमें उस वक्त चाहिए होती। जब हम ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो हमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन चूँकि हम ज़्यादा काम कर रहे होते हैं इस वजह से हमें ऑक्सीजन उतनी नहीं पहुंच पाती जितनी के पहुंचनी चाहिए। इसी वजह से फिर तब हमारे जो मसल्स हैं वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में उससे वो ग्लूकोज को तोड़ के लैक्टिक एसिड पैदा करते हैं। साथ एनर्जी भी। दूसरी एग्जांपल में हमारे पास थे मसल्स। तो ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, आमतौर पे तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही काम करते हैं, लेकिन जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो ऑक्सीजन उतनी नहीं पहुंच पाती जितनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तब ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में करता है, जिसके प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो ये लैक्टिक एसिड, इसी लैक्टिक एसिड की वजह से अक्सर हमारे फिर टांगों में दर्द होती है, हार्ड एक्सरसाइज करने की वजह से हमारी टांगों को दर्द होने लग जाती है या फिर हमारे बाजुओं को, तो वो इस लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। तो ये लैक्टिक एसिड बाद में लीवर को ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि लीवर के पास भेजा जाता है, और लीवर जो है इसे बैक ग्लूकोज में तब्दील कर देता है, और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वो दर्द भी ठीक हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन का और एनएरोबिक रिस्पायरेशन का डिफरेंस। एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। लाइन लगा लेते हैं अंदर, क्योंकि डिफरेंस में हमेशा लाइन ही आती है।
जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये था कि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा ये है कि एरोबिक रिस्पायरेशन के रिज़ल्ट में हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। जो एनर्जी तो दोनों में हासिल होती है, ऊपर जैसा कि हमने पढ़ा था कि एनर्जी दोनों में हासिल होती है, लेकिन जो एरोबिक रिस्पायरेशन है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें हासिल होती है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमें कम एनर्जी हासिल होती है, यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन में इट रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जबकि जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। एनर्जी दोनों में रिलीज़ होती है, लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में कम मिकदार में एनर्जी हासिल होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन के नतीजे में जब ग्लूकोज टूटा था ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी हासिल हुए थे। पीछे हमने ये फार्मूला लिखा भी था। लेकिन जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज जब टूटा था ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, तो लैक्टिक एसिड प्लस इथानॉल, यीस्ट में इथानॉल हुआ था और मसल्स में हमारे लैक्टिक एसिड पैदा हुआ, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, यानी कि इनसे हासिल होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी डिफरेंस है। एरोबिक रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी हासिल हो रही है, एटीपी एनर्जी की शक्ल है, लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन में लैक्टिक एसिड, इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी हासिल हो रही है। दोबारा से देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। कि सबसे पहले तो हमने देखा कि रिस्पायरेशन क्या होती है। ग्लूकोज को तोड़ना ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं। इसके नतीजे में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हासिल होती है। ये एनर्जी एटीपी की शक्ल में होती है और ये सारा प्रोसेस जो हो रहा होता है वो एंजाइम्स की मौजूदगी में हो रहा होता है, और एंजाइम्स जो है वो कैटालिस्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। और कैटालिस्ट कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन को तेज़ कर दे। फिर इसकी टाइप्स पढ़ी कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक जो है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और इसमें जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। एनारोबिक और ये सारा जो रिस्पायरेशन का अमल है ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल की एक ऑर्गेनेली है। दूसरा हमने पढ़ा एनारोबिक रिस्पायरेशन। जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। इसकी हमने एग्जांपल पढ़ी कि सबसे पहले कि यीस्ट को अगर ऑक्सीजन मिले तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन करती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना मिले तो ये एनारोबिक रिस्पायरेशन करती है और इसके नतीजे में हमें इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी हासिल होती है। ये इथानॉल जो है वो एक अल्कोहल की एक शक्ल है, उसकी एक टाइप है। फिर हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा, क्योंकि इसमें अल्कोहल पैदा हो रहा होता है इस सारे प्रोसेस में जो एनारोबिक रिस्पायरेशन यीस्ट में हो रही होती है, तो इसी वजह से इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। फर्मेंटेशन होती है ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया और एनी अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए किसी सब्सटेंस की ब्रेक डाउन जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाती है। फिर जो मसल्स हैं उसकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी कि अगर उन्हें ऑक्सीजन आम रूटीन में तो उन्हें ऑक्सीजन मिलती है तो वो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ते हैं। लेकिन जब उन्हें ऑक्सीजन ना मिले तो वो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में तोड़ते हैं, यानी कि एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। तो उसके नतीजे में हमें लैक्टिक एसिड एनर्जी हासिल होती है। ये लैक्टिक एसिड चूँकि हमारे मसल्स में इकट्ठा हो जाता है और पेन पैदा करता है, जैसे कि हार्ड एक्सरसाइज करते हुए
उसके बाद हमें टांगों में दर्द होता है, बाजों में, तो वो इस लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। तो फिर ये कुछ दिनों बाद ये लैक्टिक एसिड लीवर के पास जाता है और लीवर जो है इसे दोबारा ग्लूकोज में चेंज कर देता है। फिर एनारोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन के दरमियान डिफरेंस पड़ा कि एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन से बहुत कम मिकदार में एनर्जी रिलीज़ होती है। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इससे हासिल होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी हैं, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन से हमें लैक्टिक एसिड, इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी हासिल होती है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।